हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो है। फिजिक्स में हमारा किरण प्रकाश की चल रही थी, यानी कि सेकंड बुक चल रही थी, तो उसमें हमारा लेसन 9 चल रहा था। लेसन 9 में अब तक हम आपकी 9 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये लेसन 9 की 10वीं वीडियो है और इस वीडियो में आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन, ये समझ लीजिए पेपर में 99% चांसेस हैं आने के, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, लगातार कई साल से आ रहा है। चाहे आप यूपी बोर्ड में हो, चाहे एमपी बोर्ड में, चाहे बिहार बोर्ड में, चाहे आप किसी भी हिंदी बोर्ड से हो और आपके पास में फिजिक्स है, तो ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप इस डेरिवेशन को वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में लिख लेना। क्या है? उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, और इससे पहले हमने कराया था अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, राइट। तो उसके लिए चित्र बना रखा है मैंने, इस चित्र को समझ लो। यदि चित्र समझ में आ गया तो आप ये समझ लीजिए आधा डेरिवेशन तो चित्र में ही हो जाता है, क्योंकि चित्र से ही सारी चीजें लगती हैं। बस आपको फिर केवल एक कॉन्सेप्ट दूंगा, वो कॉन्सेप्ट समझ लेना, पहले चित्र फिर कॉन्सेप्ट, ये आपका पूरा डेरिवेशन आपका हो जाएगा, पूरे 5 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे, राइट। चलिएगा, सबसे पहले हम इस चित्र को समझते हैं। चित्र देखिएगा कैसे बनाया है मैंने। हमारे पास में एक इस तरीके का, ये हमारे पास एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है। ये दो माध्यमों को पृथक करता है। इसके अंदर एक अलग माध्यम है, इसके बाहर एक अलग माध्यम है। सपोज दैट कि इसके बाहर आपका वायु है, इसके अंदर आपका कांच है। मतलब ये आपका विरल माध्यम है और ये आपका सघन माध्यम है, राइट। और इसकी ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर ये इसका वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र से इस तरह की एक रेखा खींच रखी है मैंने। चलो यहां पर समझ लीजिए, ये वक्रता केंद्र है, राइट। चलिएगा, इतना समझ में आ कि ये वक्रता केंद्र है सी। ये लंब अविलंब का कार्य करेगी ये रेखा, वक्रता केंद्र से खींची हुई रेखा। अब हमारे पास में इसकी मुख्य अक्ष पर, सपोज दैट इसकी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु रखी है ओ, ये ओ। इससे चलने वाली प्रकाश किरण इस तरीके से जाएगी और यहां पर ये टकराएगी, राइट। इससे चलने वाली प्रकाश किरण, आप जानते हो जब कोई प्रकाश किरण वायु यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, अविलंब की ओर। तो इसको जाना तो ऐसे सीधे चाहिए था, लेकिन ये क्या हुई, ये तो हल्की सी इधर की ओर झुक गई, राइट। ये देखिएगा, इसको जाना तो इस तरीके से था और इस तरीके से झुक गई, राइट। हल्का सा इसने थोड़ा सा ये इस तरीके से, ये सीधी की सीधी इस तरीके से इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन सीधे थे हल्का सा ये झुक गई इधर, ठीक है। अविलंब की ओर झुक गई, ज्यादा नहीं झुकाना, हल्का सा झुकाना है, राइट। तो जैसे ये झुकी तो भाई ये रेखा तो आगे की ओर चली जाएगी, तो आगे तो ये कहीं पर भी प्रतिबिंब नहीं बनाएगी। समझ रहे हो बात को? और पहले एक चीज और समझ लो कि ये रेखा इस तरीके से जा रही है, तो ये आपकी किरण इस बिंदु पर आपतित हो रही है। आपतित हो रही है तो यहां से यहां तक का जो कोण है वो आपतन कोण कहलाएगा, वो आई हमने मान लिया, राइट। आई मान लिया। यहां से यहां तक का टोटल कोण कितना? आई। अब ये किरण इस तरीके से निकल गई, आगे चली जाएगी, तो आगे तो कहीं पर भी प्रतिबिंब नहीं बनाएगी, लेकिन इसीलिए हम इसको पीछे की ओर खींचते हैं इस रेखा को, और पीछे को देखते हैं ये कहां पर वास्तव में, मतलब कहां से मिलती हुई प्रतीत होगी। तो हमें ये देखा कि यहां पर हमारी ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो यहां पर एक पॉइंट बना दिया, इसको बोलेंगे इस वस्तु, इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, यहां पर बनेगा। ये रेखा तो आगे कहीं पर भी नहीं जाकर अनंत तक चली जाएगी, इसीलिए हम इसको पीछे खींचते हैं और यहां पर एक वस्तु का इसका प्रतिबिंब बनता है, ये आई, राइट। तो अब आपको पता है कि ये रेखा इस तरीके से गई थी, तो यहां से और यहां तक का जो कोण है ये रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाएगा। आपतन के बाद अपवर्तित किरण और इस अविलंब के बीच में बना कोण क्या है? अपवर्तन कोण। और ये अपवर्तन कोण आर, ये आ गया। और यही कोण किसके बराबर होगा? इस वाली रेखा के, देखिएगा इस वाली जो डेड डैश लाइन है इसके रेखा के बराबर, तो ये बीच का, तो देखिएगा इसके और इसके बीच में आर है और ये यहां से यहां तक का आपका आई है। इस तरीके से दो कोण बना दिए हैं और इस रेखा को हमने इस तरीके से खींच दिया है। ये ध्रुव है पी, ये एम है, और ये सी, ये ओ, और ये, और वस्तु के बीच में बना कोण अल्फा, प्रतिबिंब के बीच में बना कोण बीटा, और ये इस पर बना कोण क्या है? गामा। इस तरीके से ये पूरा चित्र है। क्लियर है बात? इस तरीके से ये चित्र बनता है, और चित्र को आप पीछे करके देख लेना तो पूरा फिर से समझ में आ जाएगा। और वैसे इससे ज्यादा इजी कोई नहीं सिखा सकता, आपके चित्र को नहीं समझा सकता, राइट। अब आपको एक पुराना कंसेप्ट जो मैंने आपको बता रखा था त्रिभुज वाला, वो चीज आपको पता होनी चाहिए, जल्दी जल्दी समझा दूंगा मैं।
देखिए कोई भी त्रिभुज है इस तरीके की, राइट, कोई भी त्रिभुज में बना दे रहा हूं, एक और बना दे रहा हूं, दो त्रिभुजों से आप समझ जाना, ठीक है। ये देखिएगा, ये है आपका इस तरीके से, मैं कह रहा हूं कि ये आपका कितना है 60 डिग्री है, ये आपका यहां पर है आपका सपोज दैट 50 डिग्री, और ये वाला कितना बैठेगा, ये 40 डिग्री बैठेगा। आप जानते हो कितना 640 सॉरी, ये आपका ऐसा समझिएगा, ये मैं क्या दे रहा हूं आपका 50 डिग्री, और ये आपका 50, और ये है आपका 70 डिग्री, ये है आपका 60, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। 60 और कितना हो जाएगा 6 5 11 110 और 60 70 180, राइट। इसको देख लीजिए, ये आपका मैं कह रहा हूं 50 डिग्री का है, ये आपका कितना 80 डिग्री का है, तो ये कितना बैठेगा, ये 50 डिग्री का बैठेगा। समझ पा रहे बात, 50 और 50 100 और 80 कितना हो जाएगा 180, राइट। चलिएगा, ये चीज तो समझ रहे हो, मैंने माना कि ये 3। तो अब देखिए मैं तुम्हें एक कंसेप्ट दे रहा हूं क्या, कि देखिएगा ये इस तरीके से ये है, और मैं ये वाला कोण निकालना चाह रहा हूं, ये वाला कोण, तो ये वाला जो कोण है कितना होगा, ये वाला जो कोण है इस जिस त्रिभुज के बाहर वाला कोण, इसको बोलेंगे बहिष्कोण। त्रिभुज के बाहर वाला कोण त्रिभुज के अंदर के दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। कौन से दो कोण, जो इस त्रिभुज के अलग वाले दो कोण होंगे, तो इन दोनों के नहीं, ये दोनों इस एंगल से कौन से दूर वाले, दूर कौन से पड़ रहे हैं, ये दोनों बढ़ रहे हैं, तो 60 प्लस 50 कितना हो जाएगा 110 का हो जाएगा, राइट। और समझो जरा, ये त्रिभुज के ये वाला जो बाहर वाला कोण है त्रिभुज के दो कोण के बराबर होगा, दूर वाले दो कोण के बराबर। त्रिभुज के अंदर कौन से कोण बन रहे हैं, 3 कोण है, ये 1 2 3, तो इस एंगल के पास तो ये पड़ रहा है, इससे आगे कौन से 8 5 13, ये 130 अंश का होगा। और वैसे भी आपको पता है 130 अंश वैसे भी निकाल सकते हो, कैसे, क्योंकि एक त्रिभुज एक रेखा पर जो कोण होता है वो 180 अंश होता है, और आपको मैं ऐसे तोड़ दे रहा हूं, मान लीजिए ये 50 है तो ये कितना बैठेगा, ये आपका 130 ही बैठेगा। देख लो ये 50 है तो ये 130 आ गया, नहीं आ गया। लेकिन मैं इस वाले त्रिभुज से नहीं, इस वाले कोण से नहीं, मैं निकालना चाह रहा हूं इन दोनों से, तो ये इस या तो इससे निकाल लो या इन दोनों को जोड़ दो, तो इतना ही बैठेगा। देखो जरा इसको देख लो, ये वाला जो कोण है त्रिभुज के इन दोनों के योग के बराबर बैठेगा, 7 5 12 120 बैठेगा। देख लो, नहीं तो 120 और 60 180 बैठा, नहीं बैठा, इन दोनों पर जोड़ के 180 अंश, ठीक है, समझ गए होंगे। अब मैं कह रहा हूं ये वाला कोण, जब ये 50 है और आपको पता है ये यहां पर भी 50 था, 8 5 13, ये 130 बैठेगा, मतलब इन दोनों के योग के बराबर बैठता है। तो ओवरऑल आप एक कॉन्सेप्ट सीख गए कि त्रिभुज के जो बाहर वाला जो कोण है ये वाला उन दोनों कोणों के योग के बराबर बैठता है जो इस एंगल से दूर होते हैं, यानी इन दोनों के, समझ गए ना, यानी इस वाली भुजा के छोड़कर बाकी दो जो कोण हैं उनके लिए, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पे लागू होगा, देखिएगा मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूं क्लियरली, देखिएगा। एक आप बताओगे, कमेंट करके बताना सभी लोग। ये है आपका 60 डिग्री, ये है आपका सपोज दैट ये है 90 डिग्री, और ये है आपका 30 डिग्री, राइट। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं ये वाला एंगल कितना है। तो आपको पता है कि ये वाला एंगल देखना, जब ये 90 है तो ये भी 90 ही बैठेगा, लेकिन 90 कैसे बैठाना है, देखिए इन दोनों के योग के बराबर 30 60 प्लस 30, यानी 60 प्लस 30, समझ गए ना बातों को। यानी ये वाला एंगल त्रिभुज के दो कोणों के योग के बराबर होगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो यही कॉन्सेप्ट मैं यहां पे लगाऊंगा, देखिएगा। त्रिभुज एक एक करके त्रिभुज को लूंगा मैं और सारे कॉन्सेप्ट के साथ करूंगा। पहले मैं त्रिभुज ले रहा हूं, देखिएगा। त्रिभुज थ्योरी में आपको आगे लिखवा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। थ्योरी इसमें ज्यादा लिखनी नहीं है, थ्योरी में बता दे रहा हूं कितनी लिखनी है। चलो मैं आप अभी बता दे रहा हूं। माना हमारे पास z एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है जिसकी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु और रखी है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण यानी गोलीय पृष्ठ के n बिंदु पर टकराती है, जिससे इसका एक प्रतिबिंब आई बनता है। तब इतना लिख दो, ठीक है, बस इतना ही लिख दीजिए। और इसको थोड़ा सा और 2 लाइन और जोड़ देना इसमें, चलो ऐसे लिख देना, थोड़ा सा और मॉडिफाई करके बता रहा हूं। माना हमारे पास z एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है जो कि दो माध्यमों को पृथक करता है, दो माध्यमों वायु तथा यानी विरल माध्यम तथा सघन माध्यम को पृथक करता है। तो यहां पे लिख देना, एक इसका माध्यम n लिख देना, ये n1 और ये आपका n2, ठीक है। ये आपका वायु लिख देना, और ये यहां पे लिख देना सघन माध्यम, ठीक है। दो माध्यमों को पृथक करता है। माना हमारे पास एक
उत्तल गोलीय पृष्ठ है, उत्तल गोलीय पृष्ठ जेड जेड डैश है, जो कि दो माध्यमों वायु तथा वायु सघन, यानी कि ये क्या है आपका विरल, दो माध्यमों विरल तथा सघन माध्यम को पृथक करता है, दो माध्यमों को पृथक करता है, ये विरल माध्यम ये सघन माध्यम, यानी कि लाइक ये वायु है ये कांच है, इस तरीके से दो माध्यमों को, यानी लिख दे रहा हूं मैं, ये वायु ये है आपका कांच, दो माध्यमों को पृथक करता है। माना हमारे पास जेड जेड डैश एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जो दो माध्यमों वायु तथा कांच को पृथक करता है, यानी अलग अलग करता है। ऐसे समझिए हमारा घर की जो हमारा कमरा है, कमरे की जो खिड़की है या दरवाजा लगा दिया तो दरवाजे के अंदर का टेम्परेचर कुछ और होगा, दरवाजे के बाहर का कुछ और होगा, ठीक है। जैसे फ्रिज का गेट, वो फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर कुछ और, फ्रिज के बाहर का कुछ और, इस तरीके से लगा हुआ है पृष्ठ के, इसके अंदर का कुछ और, इसके बाहर का कुछ और माध्यम, ठीक है, पृथक करता है। गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु और रखी है जिससे चलने वाली प्रकाश किरण एन बिंदु से टकराती है और टकराने के बाद एक प्रतिबिंब आई बनाती है। तब सीधे सीधे तब त्रिभुज देखिएगा, मैं एक एक करके त्रिभुज लूंगा। पहले ओ एन सी त्रिभुज ओ एन सी से, जिसको ये नहीं दिखाई दे रहा है तो वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज कर दे, 360 कर ले, 480 कर ले, 720 कर ले, अब तो एचडी में बनाने लग गया हूं मैं वीडियो, ठीक है। चलिएगा ओ एन सी से, जब ओ एन सी से चलोगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी, क्या देखिएगा, ओ एन सी, तो यहां से देखिएगा त्रिभुज के ये बाहर वाला कोण देखो इस तरीके से, ये है ऐसे ऐसे और इस तरीके से है, यहां पे बन रहा है आपका सी, यहां पे है ओ और यहां पे है एन, और ये देखिएगा ये रेखा इस तरीके से जा रही है आगे और यहां से एक कोण बन रहा है इस तरीके से आई, तो ये है त्रिभुज के बाहर वाला कोण, यहां पे है अल्फा और यहां पे है आपका गामा, तो त्रिभुज के बाहर वाला कोण क्या है, आई, तो ये जो आई कोण है किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस गामा के बराबर होगा। त्रिभुज के बाहर वाला कोण त्रिभुज के अंदर के दो कोणों के बराबर होगा, अभी अभी सिखाया था ना, तो अल्फा प्लस गामा, ये चीज समझ में आ गई होगी। अभी मैंने ऐसे बताया था इस तरीके से कि भैया ये आपका मान लीजिए 80 है, ये आपका मान लीजिए 70 है और ये मान लीजिए आपका 30 है, तो ये वाला जो कोण है आपका, ये वाला कोण 70 प्लस 30 के बराबर होगा। तो आपको पता है जब ये 80 है तो जाहिर सी बात है यहां से यहां तक 180 अंश होता है तो 100 ही बचेगा। 100 मतलब मैं ऐसे नहीं निकाल रहा, मुझे ये नहीं पता ये कितना है, मैं इसको और इसको जोड़ के लिख दूंगा 70 प्लस 30 यानी कि 100, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला कोण इन दोनों के योग के बराबर होगा, सिंपल ही है, ये चीज आ गई। इसको समीकरण 1 लिख दीजिए। अब त्रिभुज दूसरी लेकर चल रहा हूं, त्रिभुज INC में, INC से देखिएगा यहां पे I और ये वाला कोण कितना है, बीटा है, और ये यहां पे C वही है, और यहां पे देखिएगा INC के साथ में ये क्या बनना है, R बनना है, यहाँ पर R देखिएगा INC, तो I के ऊपर वाली रेखा से यानी डेडस वाली से क्या कोण बनना है, ये वाला R बनना है, R। तो आपको पता है ये चीज, तो इसका मतलब क्या है, R बराबर हो जाएगा आपका बीटा प्लस गामा, ये समीकरण 2 हो जाएगी, राइट, ये समीकरण 2 हो गई। चलिएगा ये बस ये लिखने के बाद में आप क्या लिखोगे, आप जानते हो, यहां पे लिखोगे स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, वी नो दैट, हम जानते हैं स्नेल का नियम क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R बराबर n, साइन I अपॉन साइन R बराबर n। चूंकि यहां पे लिख दोगे ये क्या है, ये बहुत पृष्ठ बहुत कैसा है, पतला है, तो पृष्ठ बहुत क्या है, पृष्ठ बहुत पतला है, पतला है, चूंकि पृष्ठ बहुत पतला है इसलिए साइन को छोड़ने पर, साइन को जब छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, I अपॉन R बराबर n, ये हो जाएगा, राइट। I अपॉन n बराबर R, तो I की मल्टीप्लाई यहां पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, I की वैल्यू रख दीजिए सिंपल सी, I की वैल्यू कितनी है, इस समीकरण 1 व समीकरण 2 से I की वैल्यू अल्फा प्लस गामा बट्टे बीटा प्लस गामा बराबर n। समझ में आ गई बात, देखिएगा साइन स्नेल का नियम होता है
यानी कि प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन। क्योंकि पृष्ठ बहुत पतला है, पिछले वाले डेरिवेशन में भी हम हमेशा साइन टेन कॉस सबको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू होती है, छोटी वैल्यू को हम ये छोड़ देते हैं, नेग्लिजिबल मान के छोड़ देते हैं, क्योंकि छोटे छोटे तो एंगल होते हैं, इनमें भी साइन लग रहा है तो और छोटा हो जाता है, इसलिए इनको मारा गोली, बात एक ही रहती है। बहुत पतला इसलिए साइन को छोड़ दिया, आई अपॉन आर बराबर एन। तो अब ये क्या है, अल्फा प्लस गामा, ये आई की वैल्यू और ये आर की वैल्यू, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो अल्फा प्लस गामा बराबर एन बीटा प्लस गामा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा प्लस गामा बराबर एन बीटा प्लस एन गामा, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखिएगा आपको, ये आपका अल्फा है, ये गामा है, तो गामा को इसके ऐसे सही ऐसे कीजिए, इसको इसके पास ले जाइए और इसको इधर ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले जाओ, राइट। तो दिखाई देगा आपको, ये चीज़ इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस एन बीटा बराबर एन गामा माइनस गामा, ये चीज़ आ जाएगी, राइट। चलिएगा अब यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, गामा इसमें से कॉमन ले लो, तो गामा इसमें से कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा, ये चीज़ आपकी हो जाएगी, यहाँ से मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ये वायु यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इतना। तो ये देखिएगा, ये अल्फा माइनस एन बीटा बराबर, समझ पा रहे हो बातों को, अल्फा माइनस एन बीटा बराबर एन गामा माइनस गामा, तो यहाँ से गामा कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, एन माइनस वन, ये चीज़, ठीक है। चलिएगा एन माइनस वन आ गया, राइट। अब देखिएगा, अब यहाँ से इसको समीकरण, वैसे ये तो हमने गलत मानी समीकरण, इनका तो कुछ वही नहीं है, आई और एन के तो मान रख दिए, चलो फिर भी मैं इसको समीकरण 3 मान दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपका चित्र का रोल है यहाँ पे, चित्र से क्या आपका देखिएगा, सिंपली हमें क्या है, यहां से देखिएगा अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे, तो पहले मैं चल रहा हूं एक एक त्रिभुज करके लूंगा मैं, त्रिभुज ओ एन पी में आप जानते हो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, आप देखो यहां पे लिख दे रहा हूं, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। अब देखिएगा ये O, ये N, ये P इस तरीके की दिखाई दे रही है त्रिभुज, ये यहाँ पे O है, यहाँ पे N है, यहाँ पे P, सॉरी O N M, M ये N ये वाला M। तो यहां से यहां तक की दूरी आपको पता है, ये ध्रुव से P तक की दूरी जो होगी, ये यहां तक की जो दूरी वस्तु तक की दूरी क्या होती है, V होती है, सॉरी U, वस्तु तक की दूरी क्या होती है, वस्तु तक की दूरी होती है U, और प्रतिबिंब तक की जो दूरी होती है वो होती है V, और यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है, R होती है, R कैपिटल R। आप जानते हो ना, कैपिटल R लिख दो या स्मॉल r लिख दो, यानी कि वक्रता त्रिज्या, ये वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V, ठीक है। तो आपको ये पता है, ये तो यहाँ पे क्या है U है, और ये वाली दूरी आपकी क्या है, ये वाली दूरी आपको पता नहीं है, ये वाली दूरी हमने मान ली, ये वाली H दूरी है, ये हमने H मानते हैं हमेशा, ठीक है, क्योंकि अब हमें नहीं पता, कुछ ना कुछ तो हाइट होगी, ये H मान लिया, ठीक है। तो लंब क्या है, H बट्टे U, क्योंकि ये दूरी कैसी ली जाएगी आपको अभी नहीं लिखना है, तो टेन थीटा टेन अल्फा बराबर लंब कितना है आपका MN, लंब है MN बट्टे, और आधार है आपका MO, क्या है MO, राइट। चलिएगा आप ध्यान से समझिएगा, MO, क्योंकि देखो ये दोनों बिंदु हैं, यहाँ पे हम इस चित्र में आप समझिए PM बराबर कितना, लगभग 0 के लगभग मान लो, तो इसलिए सारी दूरियां ध्रुव से मापते हैं, इसलिए P का बड़ा रोल नहीं होगा, MO मान लो या PO मान लो, दोनों की वैल्यू लगभग बराबर हैं, ठीक है। तो इससे कोई वो मत करना, ठीक है, क्योंकि ये तो हमने, ये जो गैप है कितना लगभग 0 है, तो ऐसा समझिए ये वाला जो दोनों बिंदु हैं ये बिल्कुल पास में रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको हम नेग्लिजिबल मान के छोड़ देते हैं। तो जो M की दूरी होगी, M से O तक की जो दूरी होगी वही P से O तक की दूरी होगी, तो ये दोनों आपस में बराबर होती हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम आपका इससे कोई लेना देना नहीं रखेंगे, ठीक है। चलिएगा अब बस आपका यहाँ पे टेन अल्फा बराबर लिख दोगे MN की वैल्यू, MN की वैल्यू क्या है H,
और एम ओ की वैल्यू u, लेकिन यहां पर रखेंगे माइनस का u। माइनस का u क्यों रखेंगे? क्योंकि सभी दूरियां ध्रुव से इधर की ज्यादा दूरियां होती है वो माइनस में होती हैं और इससे आगे की दूरियां प्लस में, तो पीछे की ओर माप रहे हैं तो इसलिए माइनस का u लगाएंगे, राइट। और tan को छोड़ देंगे क्योंकि पृष्ठ बहुत पतला है, इसलिए यहां पे अल्फा बराबर h अपॉन माइनस का u ये ले लेंगे, ये आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हमारा चित्र से ही त्रिभुज दूसरा ले रहा हूं मैं, त्रिभुज में कौन सा लूंगा? त्रिभुज ON से ले लिया। अब INM में वही चीज लगाऊंगा, tan, इसमें tan क्या है? बीटा, tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा? MN बट्टे MN, लंब बट्टे आधार MI हो जाएगी। तो tan बीटा बराबर MN की वैल्यू h और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का v हो जाएगी। यहाँ I क्या है? प्रतिबिंब, तो M से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या हो जाएगी? v, M से प्रतिबिंब तक की दूरी v, तो ये हो जाएगा। tan को छोड़ दूंगा। tan को क्यों छोड़ दिया जाता है? क्योंकि पृष्ठ बहुत क्या है? पतला है, क्योंकि पृष्ठ बहुत पतला है। साइड में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, tan को छोड़ने पर क्योंकि पृष्ठ बहुत पतला है। चलिएगा, ये चीज हो जाएगी। इसके बाद में एक और चीज लिख लीजिएगा, यहाँ पे ये हो गया। यहाँ के बाद में आप इतना, ये चीज तो दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। चलिएगा, तो यहाँ से मैं आपको और क्या रह गया आपका एक चीज, और त्रिभुज देखिए। अब त्रिभुज कौन सा ले रहा हूं? त्रिभुज यहां से MNC से tan गामा बराबर, लंब कितना है? लंब है MN और ये है MC, तो tan गामा बराबर MN की वैल्यू कितनी? H, और MC की वैल्यू कितनी? R। ये R प्लस में ली जाएगी क्योंकि यहां से दूरी क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। चलिएगा, R ये हो जाएगा, तो ये गामा बराबर क्या हो जाएगा? H बट्टे R, राइट। अब ये मत कहना कि सर P से C तक की दूरी होती है R, तो मैंने ये पहले ही बता दिया, अगर P और M के जो बीच की दूरी है वो 0 है, तो P से C तक की दूरी या M से C तक की दूरी दोनों बराबर होंगी। P से O तक की दूरी या M से O तक की दूरी सारी बराबर हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो आप इस P को तो कंसीडर किया ही मत करो, सीधे सीधे M को ही मान लिया करो और सीधे सारी दूरी M से ही मान लिया करो, तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और कोई भी नंबर नहीं काटेगा आपका। ये चीज, ये सारी वैल्यू आ गई आपकी, और ये वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है और सॉल्व कर देना है। चलिएगा, सॉल्व कैसे करेंगे आपको दिखाई दे रहा है, सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिए, अब यहां से समीकरण 3 से यहां पे लिख दोगे अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिएगा समीकरण 3 में रखता हूं मैं, तो ये वाली वैल्यू मैं यहां से मिटा दे रहा हूं, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। फिर से आप इसको कर लीजिएगा, और बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको मैं मिटा दे रहा हूं। और चलिएगा, ये चीज मैं कहां से मिटा दे रहा हूं? इसको मिटा दे रहा हूं, यहां पर सब कुछ समझ में आ जाएगा आपके। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और जिनको नहीं समझ में आया वीडियो को पीछे करना, क्लियरली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हमारा इस वाली समीकरण में रख देंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी है? देखिएगा, अल्फा की वैल्यू है, ये देखिए अल्फा था, अल्फा की वैल्यू कितनी आई है? H बट्टे माइनस V। चलिएगा, ये माइनस वाली वैल्यू को ऐसे लेगा माइनस n की तो कोई वैल्यू नहीं है। बीटा की वैल्यू कितनी है? H बट्टे माइनस का V बराबर गामा की वैल्यू कितनी है? H बट्टे R, और ये है n-1, राइट, ये है आपका। चलिएगा, आपको दिखाई दे रहा है क्या? यहां से आप माइनस का h कॉमन ले लो, माइनस का h कॉमन ले लोगे तो देखो, माइनस के h कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है आपको, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, h कॉमन ले लो, ऊपर से h कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 1/v, और ये आपका देखिएगा इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस n बट्टे v बराबर, और ये h बट्टे r और n-1। समझ में आ गई बात? देखिएगा, यहां से केवल h कॉमन, इसमें से h कॉमन आ गया, तो यहां पे तो बचेगा 1 बट्टे माइनस का v बचेगा, और ये माइनस का n, और ये है 1/v। देखो, समझ में नहीं आ रहा है बायोलॉजी वाले को, तो मैं आपको बता दूं, यहां से केवल h कॉमन ले लो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है, फिर बोलते हो सर जी हमें
समझ में नहीं आया, ये n, तो यहाँ पर तो केवल 1/v इस तरीके से ही बचेगा, नहीं बचेगा, समझ में आ गई ना। h केवल h बाहर निकाल दिया तो ये 1/v बचा, ये -n और अंदर ब्रैकेट में भी 1/v बचा। h से तो ये h कट जाएगा। अब देखिएगा ये कितना बचेगा 1/v, ये माइनस ऊपर लगा दिया, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा n बट्टे ये प्लस का v हो जाएगा बराबर, और ये कितना बचेगा n-1 बट्टे ये r बचेगा, राइट। चलिएगा अब आपको मैं बता दूं, इसको आगे पीछे लिख दो n बट्टे v -1/v, इस तरीके से लिख सकते हो आप, राइट। चलिएगा सॉरी ये v नहीं, एक u होगा, कौन सा u है, अल्फा वाला, ये u है, अल्फा वाला ये u है, और अल्फा की वैल्यू में हमारा u, यहाँ पर क्या है, ये u है, ये u रहेगा, ये आपका क्या है u। ध्यान से समझ लेना आप लोग, इस तरीके की गलती मत करना। और ये भी आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर देखिएगा ये u है। अब आप इसको सही कर लीजिएगा, आप कैसे करोगे सही, इसको n/v -1/u, ये चीज़ आ जाएगी अपो बराबर n-1/r। तो इसको लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ऐसे लिख दीजिए आप। यही आपका क्या है डेरिवेशन, n/v -1/u बराबर n-1/r। कहीं कहीं पे ये ऐसे लिखा होता है n/v -1/u बराबर n-1 × 1/r, इस तरीके से लिखा होता है। तो मतलब तो आपको क्लियरली विजुअल हो गया क्या है इसका, n/v -1/u बराबर n-1/r। मतलब क्या है आपका, तो यही आपका उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र होता है। तो कितना प्यारा सा कॉन्सेप्ट था, प्यारा सा डेरिवेशन था, और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, 5 नंबर का डेरिवेशन। और बच्चे इसको हड़बड़ाहट में छोड़ आते हैं क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता है। आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो नीचे। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और आप लोग जिन्होंने अभी तक हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना, उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी हुई, अवर सेकंड चैनल करके। नहीं तो आप गूगल पर सर्च मार लीजिए, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए मनोज सर, तो वहाँ पर हमारा चैनल आ जाएगा। और इस चैनल पर चलिए, वहाँ पर मैथ का कोर्स चल रहा है, बीएससी वाले जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो बीएससी का भी मैथ वहाँ पर चल रहा है, राइट। तो बाकी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो को एक बार नहीं कम से कम 3 बार देखना तो क्लियरली समझ में आ जाएगा, और आपको ढंग से ये डेरिवेशन भी लर्न हो जाएगा। तो बाकी मिलते हैं खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।